नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हम रीतिकाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ लिया था और उस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। तो आज का वीडियो रीतिकाल पर है और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे रीतिकाल का नामकरण, उसकी समय सीमा और जो है उसकी परिस्थितियाँ क्या थीं, किन परिस्थितियों में वो साहित्य पैदा हुआ। इसके अलावा रीतिकाल के जो काव्य हैं उसके मूल स्रोत क्या रहे हैं और उनके जो है रीति काव्य का वर्गीकरण माने कौन कौन सी धाराएं थी, इन सब के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं रीतिकाल का एक सामान्य सा परिचय। तो रीतिकाल जो है ये एक ऐसा युग है हिंदी साहित्य में जिसको लेकर के काफ़ी विवाद रहा है। इस युग की सार्थकता को लेकर के ही बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है कि क्या ये युग जो है हमारी उपलब्धि में आता है या शर्म में आता है। तो कई विद्वान जो हैं उपलब्धि के रूप में देखते हैं इसको। कई विद्वान जो कहते हैं कि ये हमारे हिंदी साहित्य का जो है एक तरह से अंधकार युग है। तो इसके पीछे कारण रहे हैं। ये जो रीतिकालीन साहित्य है इसमें एक तरह से समाज की उपेक्षा हमें देखने को मिलती है, आम जनजीवन की उपेक्षा दिखती है। इसमें जो भी भावनाएं दिखाई पड़ती हैं वो जो है एक बनावटी रूप लिए हुए होती हैं। हालांकि कुछ कुछ कवि उसमें रहे हैं जो सच्ची भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन समग्र रूप में अगर देखा जाए तो ये जो रीतिकाल है, ये रीतिकाल जो है ये मौलिकता के अभाव का काल है। यानी इसमें जो आचार्य अपने आप को कहते थे, जो आचार्य की तरह प्रिटेंड करते थे खुद को, उन्होंने कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, कोई अवधारणा विकसित नहीं की, बल्कि संस्कृत में जो अवधारणाएं थी उन्हीं अवधारणाओं को ब्रज भाषा में रूपांतरित कर दिया। यानी एक तरह से कहा जाता है रीतिकालीन जो समग्र साहित्य है वो एक तरह से संस्कृत जो साहित्य हैं, रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ, उनके जो हैं वो ब्रज भाषा अनुवाद हैं। वो संस्कृत में था, ये लोग जो है इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया, यानी कोई मौलिक उद्भावना नहीं हुई। तो रीतिकाल का जो साहित्य है उसकी समय सीमा मानते हैं हम आमतौर पर आचार्य शुक्ल का दिया हुआ ही समय मान्य है, जो है संवत 1700 से 1857 या 1850 के आसपास मानते हैं ये। तो ये जो समय रहा है, इस समय में जो है बहुत सारी जो है परिवर्तन होते हैं, परिस्थितियां कुछ ऐसी विकसित होती हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे रीतिकाल इस नाम पर ही, क्योंकि इस नाम को लेकर के भी कई सारे मतभेद उभरे हैं। कई लोगों ने जो है अपने अपने नाम सुझाए हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है नामकरण की। तो रीतिकाल का जो है सबसे पहले ये रीतिकाल स्वयं इसी नाम को हम लें तो ये नाम जो है आचार्य शुक्ल ने दिया था अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः जो है वो 3 कालों में विभाजित किया, यानी जो है आदिकाल या प्रारंभिक काल और दूसरा मध्यकाल। मध्यकाल के 2 रूप थे, 2 भागों में विभाजित किया गया। एक था भक्ति काल और दूसरे को उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल की संज्ञा दी और आज रीतिकाल नाम ही प्रचलित है। तो ये नाम जो दिया गया है रीतिकाल, ये आचार्य शुक्ल ने दिया है। दूसरा जो नाम दिया गया है वो है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं ने नाम दिया इस काल का अलंकृत काल। क्यों? क्योंकि मिश्र बंधुओं को इस काल में जो है दिखाई दिया अलंकरण। जिस तरह से आमतौर पर स्त्रियां, हालांकि पुरुष भी जो है अपने को अलंकृत करते हैं, तो अलंकारों की प्रधानता उनको दिखाई पड़ी। और मुख्यतः जो है केशव दास से ये ज़्यादा प्रभावित थे मिश्र बंधु। तो केशव दास को केंद्र में रखकर उन्होंने अलंकार काल कहा, क्योंकि केशव जो है अलंकारवादी थे। तो अलंकृत काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। अगला जो नामकरण है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का दिया हुआ श्रृंगार काल। क्यों? क्योंकि श्रृंगार की जो बात है इसमें दिखाई पड़ती है प्रमुखता से। उन्होंने श्रृंगार काल नाम दिया क्योंकि रीतिकाल में मुख्यतः श्रृंगार की ही रचनाएं हुई हैं, ज़्यादातर रचनाएं हुई हैं। और अगला नाम है कला काल। ये नाम दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। तो रमाशंकर शुक्ल जी ने कला काल कहा क्योंकि इस काल में जो कविताएं हुई हैं उसमें कला को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
लेकिन प्रत्येक नाम जो दिया गया है उन नाम की आलोचना भी की जा सकती है। तो रीतिकाल को अभी रहने देते हैं, ये तीनों पहले देख लेते हैं। तो अलंकृत काल अगर हम कहते हैं तो अलंकृत काल कहने से जो है समग्र रीतिकालीन साहित्य का बोध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे जो काव्य हैं उसमें अलंकार जो है उतनी प्रमुखता से नहीं है। अलंकारों का प्रयोग हुआ है, लेकिन अलंकार काल कह देने से एक छंद के आधार पर और अलंकारों के आधार पर किसी काल का नाम नहीं रखा जा सकता। ये बिल्कुल ही एक उटपटांग सी बात हो जाती है, क्योंकि अलंकार अपने आप में ध्येय नहीं है। किसी भी काव्य का जो है वो मूल लक्ष्य नहीं हो सकता, सिर्फ अलंकार। इससे जो है काव्य जो है वो बिल्कुल एक सजावट की वस्तु बन जाएगी। तो ये नाम रखना ठीक नहीं है। दूसरा है श्रृंगार काल। तो अगर हम इस नाम को अगर मानते हैं तो इसमें से कई रचनाकार जो हैं वो बाहर हो जाते हैं। कम से कम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार भूषण, जिन्होंने वीर काव्य लिखे हैं, और जो वीरता के काव्य उन्होंने लिखे हैं उसमें जो है वो दिखावटीपन नहीं है, सच्ची वीरता के काव्य लिखे हैं जिसमें उन्होंने देश को जो है जोड़ा है। वो भावना उसमें दिखती है, वो कोई नकली चीज़ें नहीं है जैसा कि आमतौर पर अन्य जो रीतिकालीन कवियों में दिखने को मिलता है ज़्यादातर। तो श्रृंगार काल नाम कहना भी ये उचित नहीं है, क्योंकि इससे रीतिकाल के समग्र साहित्य का बोध नहीं होता। वही बात आ जाती है कला काल की। कला किस युग में नहीं होती है? कौन सा ऐसा युग है जो कला विहीन होता है? हर युग में कला होती है। तो कला काल इस नाम को जो है एक विशेष काल के लिए देना ये उचित नहीं ठहरता है। कला पर ध्यान रहा है रीतिकालीन सभी कवियों का। आचार्य शुक्ल ने भी बहुत प्रशंसा की है रीतिकालीन कवियों की कला की, कि कला में जो है एक से एक बारीक जो है इन्होंने सृष्टि की, रचना की कविताओं की। लेकिन कला काल जो है ये नाम उचित नहीं ठहरता। क्यों? क्योंकि कला जो है हर युग में पाई जाती है, इसलिए किसी एक विशेष युग को कला काल कहना उचित नहीं है। तो ये हमने देखा नामकरण। लेकिन रीतिकाल नाम जो है ये बिल्कुल सही प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि चाहे इस काल के कवि बिहारी हों, केशवदास, चिंतामणि, भूषण वगैरह हों, वीर रस के कविताएं लिखने वाले, या घनानंद हों, बोधा हो, आलम हो, जितने भी कवि रहे हैं सभी ने जो है रीति का पालन किया है। कौन सी रीति? काव्य रचना की रीति पद्धति, जो संस्कृत ग्रंथों में आचार्यों ने बतलाई थी। जो काव्य की रीतियां हैं उन रीतियों का पालन सभी कवियों ने किया है, इसलिए ये नाम जो है सभी कवियों पर लागू होता है। इसलिए यही सबसे ज़्यादा सुटेबल नाम है, सबसे उपयुक्त नाम है। तो ये हमने देखा नामकरण। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में रीति साहित्य का निर्माण हुआ। तो कई सारी परिस्थितियां थी, हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे राजनीतिक परिस्थिति। सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति जो है, तो ये जो राजनीतिक परिस्थिति है क्या थी उस वक्त? तो आप समय सीमा को देखें, 1700 संवत से लेकर 1857 तक, यानी जो है पहला जो स्वतंत्रता हमारा संग्राम हुआ था उसके पहले तक के लगभग समय को हम मानते हैं रीतिकाल में। तो ये जो समय रहा है ये समय काफ़ी उथल पुथल का रहा है। संवत 1700 कहने का अर्थ ये है 1650, यानी वो दौर जो था शाहजहां के युग से शुरू होकर औरंगज़ेब के युग में एक संक्रमण होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। मुग़लों के दौरान जो है ये राजनीतिक परिस्थितियां जो थी वो बहुत हद तक सामान्य हो गई थी। शाहजहां तक जो है चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम हो गई थी। लेकिन औरंगज़ेब आता है तो औरंगज़ेब जो है दूसरे तरह की पॉलिसी यूज़ करता है, बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाता है और कुछ हद तक जो है वो धर्म की भावना से प्रेरित होता है। इस कारण से जो है बहुत बड़ा उथल पुथल आता है और उस समय शिवाजी का भी जो है उत्कर्ष होता है। तो औरंगज़ेब का समय जो रहा है उथल पुथल का रहा है। तो लेकिन वो उथल पुथल जो है वो सिर्फ एक तरह से माने बहुत छोटा प्रतिरोध देखने को मिलता है, समग्र भारत में नहीं देखते हैं हम। वो शिवाजी जो है वो एक माने एक तरह से जो है घनघोर अंधेरे में एक ज्योति की लौ की तरह वो दिखाई पड़ते हैं।
जहाँ चारों तरफ जो है घनघोर अंधेरा है वहाँ शिवाजी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन शेष जो भारत है वहाँ लगभग शांति कायम हो गई थी। इस कारण से राजनीतिक रूप में वो देखते हैं हम वो युग, और उसके बाद वो युग जो है चलता है रीतिकाल का युग अंग्रेज़ों के भारत पर अधिकार जमाने तक। तो उस दौरान जो है ये रीति साहित्य लिखा गया, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, रीतिकालीन साहित्य में जो है चूँकि राजाओं के लिए अब वो शौर्य वगैरह चीज़ें तो रह नहीं गई थी, जो विदेशी शासन कायम हो गया था। हालांकि अब उनको विदेशी कहना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है और वो लोग यहीं बस खप गए हैं। तो राजनीतिक परिस्थिति ये रही। सामाजिक परिस्थिति क्या थी, तो रीतिकाल में चूँकि समाज जो है हम देखते हैं कि ये बहुत ही एकदम बहुत नेगेटिव रूप धारण किया है। इस वक्त के समाज पर सामंतवाद का जो है बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। जीवन के हर क्षेत्र में सामंतवाद जो है, फ्यूडल मेंटेलिटी वो काबिज हो जाती है। जो राजा हैं या फिर जो सम्राट हैं या जो है सामंत हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए साधारण जो कर्मचारी हैं वगैरह हैं वो गरीब लोगों पर बहुत जुल्म करते थे। और सबसे जो नेगेटिव बात इस युग में देखने को मिलती है, स्त्रियों को उन्होंने जो है एक वस्तु के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। स्त्रियों को जो है एक सामान्य सी वस्तु, यानी उन्हें मनुष्य की जो अस्मिता है उससे ही उसको नकारा गया था, उसे सिर्फ भोग विलास की वस्तु के रूप में देखा गया था। इस कारण से उस काल के साहित्य पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और रीतिकाल में अधिकांश जो रचनाएं हुई हैं वो उसी दृष्टिकोण से हुई हैं। स्त्रियों को एक मन बहलाव की चीज़ के रूप में देखा गया है, उसको जो है काम उद्दीपक रूप में उसको चित्रित किया गया है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत उस युग में। अगली जो है सांस्कृतिक परिस्थिति जो है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो है इस रीति साहित्य का, वो अगर देखें तो सांस्कृतिक दृष्टि से रीतिकाल जो है वो समय जो था वो बहुत ही उपलब्धियों वाला था। महान उपलब्धियां हुई थी, और विशेषकर जो है कला की दृष्टि से देखा जाए, स्थापत्य की दृष्टि से देखा जाए, चित्रकला हो, स्थापत्य हो, भवन निर्माण वगैरह हो या संगीत वगैरह हो। संगीत में ग्वालियर और राजस्थान के जो घराने हैं उन्होंने शास्त्रीय संगीत में एक नई ऊंचाइयां उनको दी है। इसके अलावा जो है स्थापत्य कला में ताजमहल, कौन भूल सकता है उसको, जिसके कारण से वो विश्व के 7 अजूबों में से एक स्थान उसने पाया है। तो ताजमहल का निर्माण हुआ। इसके अलावा जो है और कई से मयूर सिंहासन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें उसमें निर्माण हुआ, जो स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत ही उन्नत काल कहा जा सकता है, माना जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो समग्र जो रीति काल है, इस समग्र रीतिकाल इसमें हमें सामंती प्रभाव दिखाई देने सब तरफ दिखाई देता है। हर चीज़ पर जो है सामंतवाद का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसलिए इस काल पर के साहित्य पर भी उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और रीतिकाल के जो कवि हुए हैं वो राजाओं को खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कविता रचना करते थे। काव्य लेखन का उद्देश्य लोक कल्याण, जल कल्याण की भावना जो है, इन सब चीज़ों का नहीं, जैसा कि रहा है आपका भक्ति काल में हमें देखने को मिलता है, वैसा नहीं। या फिर आज रीतिकाल के बाद जो है जैसा भारतेंदु ने जो अभियान शुरू किया तो उस तरह का नहीं था। यहाँ जो है मूलतः काम था राजाओं को खुश करना, सामंतों को खुश करना और उसके बदले में माल कमाना। तो ये जो है उद्देश्य रहा है रीतिकालीन कवियों का अधिकांश। ठीक है, सभी कवि जो है दरबारों में रहते हैं, दरबार में जो है उनका पालन पोषण होता था, उनको वेतन मिलता था, धन की मिलती थी, सम्मान मिलता था। और ये जो राजा और सामंत थे ये कला को संरक्षण देते थे। बहुत सारे राजा ऐसे थे जो खुद जो है वो कवि हुआ करते थे, उनको भी लेखन में या साहित्य और कला में बहुत विशेष रुचि होती थी, तो उनको संरक्षण उन्होंने प्रदान किया। लेकिन जो है वो संरक्षण के बदले में उन्होंने उसको कवियों को जो है अपने मन बहलाव के लिए जो है एक अपॉइंट करके रखा हुआ था, दरबारी कवि बन गए थे। तो ये जो है उस समय की परिस्थितियां हुई। अब आइए हम देख लेते हैं कि रीतिकालीन जो साहित्य है, रीति काव्य, उसके मूल स्रोत क्या हैं। यानी वो जो समग्र साहित्य लिखा गया, उन साहित्य ग्रंथों का उत्स कहाँ से होता है, यानी कौन कौन से आधार ग्रंथ रहे हैं, किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है। तो यहाँ हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो है आधार ग्रंथ है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है।
भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने रस के बारे में, रसवादी आचार्य थे, रस को वो काव्य की आत्मा मानते थे, तो उसकी दृष्टि से उन्होंने जो है नाट्य शास्त्र लिखा था, नाटक को केंद्र में रखकर। ठीक है, इसीलिए और नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का, इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। ये प्रश्न इस तरह से भी आता है कि किस रचना को पंचम वेद कहा जाता है, तो नाट्य शास्त्र। ठीक है, 4 वेद हैं तो पंचम वेद। इसके अलावा जो आचार्य भामा हैं, उनका काव्यालंकार जो ग्रंथ है, यानी अलंकारवादी रहे हैं आचार्य भामा, तो उन्होंने काव्यालंकार जो ग्रंथ लिया है, उस ग्रंथ से जो है प्रेरणा मिली है और रीतिकालीन कवियों ने इस ग्रंथ को आधार मानकर अलंकार का जो है वो उन्होंने उदाहरण पेश किया है। तीसरा जो है आचार्य हैं दंडी, जिन्होंने काव्यादर्श पुस्तक लिखी है। काव्यादर्श पुस्तक आचार्य दंडी का है और इसको जो है आधार बनाया है रीतिकालीन कवियों ने अपने लेखन में। इसके अलावा आचार्य उद्भट हैं, आचार्य उद्भट का ग्रंथ अलंकार सार संग्रह, इसको भी इन्होंने आधार के रूप में ग्रहण किया है अपने कविताओं की रचना के लिए। इसके बाद जो है केशव मिश्र हुए हैं, उनके ग्रंथ है अलंकार शेखर, इसको भी उन्होंने आधार बनाया। फिर जयदेव का चंद्रालोक जो ग्रंथ है जयदेव का, इसको भी आधार बनाया। अप्पय दीक्षित का ग्रंथ है कुवलयानंद को आधार बनाया। फिर मम्मट जो है आचार्य मम्मट, उनका काव्य प्रकाश। तो ये सारे ग्रंथ जो हैं, इनके नाम और इसके रचयिता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, 100% श्योर है इसमें से कुछ प्रश्न आपको आएंगे ही, इसलिए इसको याद रखना होगा। ठीक है, तो फिर है आचार्य आनंदवर्धन हैं, जिन्होंने ध्वन्यालोक, ध्वनिवादी, ध्वनि को काव्य की आत्मा इन्होंने कहा था, तो इन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ को आधार बनाकर भी इन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की रीतिकालीन कवियों ने। इसके अलावा भानुदत्त हैं, जिनकी रस तरंगिनी और रस मंजरी ये जो ग्रंथ हैं, ये दोनों ग्रंथ जो है अलंकारों को और रस को जो है दोनों को लेकर के लिखा गया है। विशेषतः रसवादी आचार्य थे भानुदत्त। इसके अलावा जो है विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ जो रहे हैं, उनका साहित्य दर्पण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये जो है प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ हैं, ये संस्कृत के ग्रंथ हैं, रीति ग्रंथ या काव्य शास्त्र के ग्रंथ हैं, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं और ये उनके रचनाकार हैं। लेकिन जो रीतिकालीन कवि रहे हैं वो अपने पूर्ववर्ती युग यानी भक्ति काल के दौरान, पूर्ववर्ती युग में जो आचार्य जिन्होंने जो है उस तरह के ग्रंथ की रचना की, उनको भी आधार बनाया। उनमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो कृपाराम जी का हित तरंगिनी ग्रंथ जो है, इसको उन्होंने आधार बनाया। इसके आधार पर भी उन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की रीतिकालीन कवियों ने। इसके बाद जो है मोहनलाल मिश्र का ग्रंथ है श्रृंगार रस, ये नाम ही है दिया हुआ श्रृंगार रस। तो श्रृंगारिक जो है कविताओं को आधार बनाया इस ग्रंथ के आधार पर रीतिकालीन कवियों ने। फिर नंददास रहे हैं भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि जो है, सूरदास के बाद जिनका दूसरा स्थान आता है, जिनको जाड़िया कवि भी कहा जाता है। इन्होंने रसमंजरी ग्रंथ लिखा। रसमंजरी ग्रंथ को भी रीतिकालीन कवियों ने आगे चलकर अपना आधार ग्रंथ बनाया, उससे भी प्रेरणा ली और उसके आधार पर उन्होंने काव्य रचना की। इसके बाद केशवदास हैं। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में रखा है। तो केशवदास का जो ग्रंथ है, केशवदास रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये दोनों ग्रंथ जो हैं, इन दोनों ग्रंथों को आधार बनाया रीतिकालीन कवियों ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को भक्ति काल के अंतर्गत रखा, क्योंकि ये तुलसीदास के समकालीन थे ये, इसलिए उन्होंने भक्ति काल की सीमा में रखा। लेकिन केशवदास ने जो ग्रंथों की रचना की, वे ग्रंथ जो हैं वो मूलतः रीतिकालीन ग्रंथ थे। रीतिवादी जो परंपरा की दृष्टि से आता है उसमें है। इसलिए बहुत सारे जो आचार्य हैं, जैसे आपका मिश्र बंधु हुए या फिर डॉक्टर नगेंद्र वगैरह, ये रीतिकाल का प्रवर्तक जो है केशवदास को मानते हैं। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने जो है केशवदास को नहीं, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था, लेकिन उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का जो है प्रवर्तक माना है, क्योंकि चिंतामणि त्रिपाठी ने जिस तरह की ग्रंथों की रचना की, उस पैटर्न में, उस फॉर्मेट को जो है आगे चलकर रीतिकालीन कवियों ने फॉलो किया, न कि केशवदास के फॉर्मेट्स को। ठीक है, इस कारण से ऐसा है। तो ये जो है रीतिकाल के जो ग्रंथ हैं, काव्य हैं, रीति काव्य के मूल स्रोत रहे हैं। यानी इन सब से जो है उन्होंने प्रेरणा ली है और प्रेरणा ग्रहण करके अपने रीति ग्रंथों की रचना की है। आइए अब हम देखते हैं रीतिकाल का वर्गीकरण
यानी उनको अलग अलग काव्य की दृष्टि से किस तरह के काव्य लिखे गए अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया। तो सबसे पहले जो है रीतिकाल का वर्गीकरण करते समय उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। हालांकि पहले जो है इस तरह से नहीं था, पहले जो है रीतिबद्ध और जो है रीतिमुक्त, यही 2 नाम था, ठीक है। लेकिन इसको एक और नाम दिया गया है रीति सिद्ध, जिसमें बिहारी को स्थान मिला है केवल, ठीक है। तो 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त। तो रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत ये कवि आते हैं आपके केशवदास, मतिराम, भूषण चिंतामणि देव, ये प्रमुख कवि हैं, और भी हैं कुछ कवि, ठीक है। तो रीतिबद्ध धारा, तो रीतिबद्ध धारा क्या होती है? रीतिबद्ध धारा वे होती है कि जिन लोगों ने, जिन कवियों ने किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि संस्कृत में जो सिद्धांत ग्रंथ, काव्य शास्त्र के ग्रंथ रचे गए थे काव्य को लिखने के, तो उन ग्रंथों के आधार पर काव्य के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों और उनके उदाहरण देते हुए जो काव्य रचना की है जिन लोगों ने, वे कहलाते हैं रीतिबद्ध कवि। तो रीतिबद्ध धारा क्या है कि संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर उसके अनुरूप काव्य में जो है लक्षण देना काव्य के, और उनके उदाहरण प्रस्तुत करते हुए काव्य रचना करने वाले रीतिबद्ध धारा के कवि कहलाते हैं। तो ये आते हैं रीतिबद्ध में। इसके बाद रीति सिद्ध जो है, रीति सिद्ध जो है एक अलग तरह की कोटि है, और केवल बिहारी के प्रभाव से जो है ये अलग कोटि निर्माण की गई है। इसमें और किसी कवि का नाम नहीं आता है, यही एक है एकदम पूरा खाली मैदान में गोल करने वाले, ठीक है। क्यों? क्योंकि और किसी ने इस तरह की रचना नहीं की। तो बिहारी जो थे उन्होंने जो रचनाएं की, जो उन्होंने एकमात्र ही रचना है उनकी बिहारी सतसई, जिसमें 700 लगभग 700 दोहे हैं, यानी 719 के आसपास 719 दोहे उनके संग्रह हैं बिहारी सतसई, ठीक है। तो रीति सिद्ध इनको इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने रीतिबद्ध धारा के जो कवि रहे हैं उन कवियों की तरह इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, काव्य के लक्षण बताए, उनके उदाहरण दिए कविता के रूप में कि ये काव्य का लक्षण, ये है कविता, तो ऐसा नहीं किया इन्होंने। लेकिन काव्य रचना जब ये दोहे लिख रहे थे तो उन दोहों को लिखते समय इन्होंने उन लक्षणों का ध्यान अवश्य रखा है, और ये उनकी रचना देखने से स्पष्ट रूप से मालूम चल जाता है हमको। तो वो कहलाते हैं रीति सिद्ध कवि। तो रीति सिद्ध कवि कौन है? रीति सिद्ध कवि उनको कहा जाता है जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लक्षण ग्रंथ लिखा नहीं, उसके लक्षणों के आधार पर उदाहरण नहीं दिए, बल्कि उन्होंने अपनी रचना में लक्षणों का ध्यान रखा है। तो वो है रीति सिद्ध कवि बिहारी। इसके बाद अगली जो धारा आती है रीतिमुक्त धारा, इसके अंतर्गत ये कवि आते हैं जिनमें घनानंद का स्थान जो है सबसे ऊपर है माना जाता है। इसके अलावा बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव वगैरह बहुत सारे कवि हैं। तो ये रीति मुक्त काव्य धारा वे हैं जो रीति के बंधनों से बंधे नहीं हैं, यानी ये पूरी तरह से जो है मुक्त हैं ऐसा नहीं, लेकिन बंधनों से बंधे नहीं हैं वो, यानी ऐसे ही करना है एकदम पूरी तरह से ज़रूरी नहीं है। इन्होंने अपनी सुविधा अनुसार उसमें लिबर्टी ली है, आज़ादी ली है, उन्होंने थोड़ा बहुत स्वच्छंद होकर किया है। और रीति मुक्त धारा ही एक तरह से अगर कहा जाए तो रीति मुक्त धारा जो है यही एक सच्ची धारा रही है पूरे समग्र रीति काल में, जिसमें जो कवियों ने जो रचनाएं की उन्होंने अपने हृदय की अभिव्यक्ति की, किसी को खुश करने के लिए उन्होंने रचनाएं नहीं की, किसी राजा को, किसी सामंत को खुश करने के लिए रचनाएं नहीं की, बल्कि उन्होंने जो अभिव्यक्त किया वो उनके दिल की भावना थी, उनकी फीलिंग्स थी। और विशेषतः इस धारा के कवियों ने जो है प्रेम की पीड़ा को उन्होंने स्थान दिया, महत्व दिया। प्रेम के पीड़ा, प्रेम में जो दर्द मिलता है, जिससे प्यार करते हैं उससे जुदाई होती है, उससे अलग होता है, किसी कारण से सेपरेशन होता है, तो उसके बाद जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को उन्होंने आवाज़ दी। और इस मामले में घनानंद लाजवाब हैं। आज भी उनके पद एकदम आप पढ़ें तो एकदम पूरा दिल में एक अजीब सी फीलिंग होती है, वाइब्रेशन, इमोशंस का आवेग। तो रीति मुक्त धारा के कवि वे जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखा, न अपने कविताओं की रचना करते समय जिन्होंने न लक्षण का जो है ध्यान रखा, न पूरी तरह से पालन किया। तो ये हो गया रीति काव्य का वर्गीकरण, 3 धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने देखा रीतिकाल का
नामकरण और उसकी समय सीमा क्या रही है, इसके अलावा उसकी कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में रीतिकालीन साहित्य का निर्माण हुआ, और रीतिकालीन जो काव्य लिखे गए उनका आधार ग्रंथ, उसके मूल स्रोत क्या हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनको आधार बनाया गया, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो है रीतिकाल का वर्गीकरण, कौन कौन सी धाराएं थी और उनमें कौन कौन से कवि मुख्य रूप से आते हैं, तो ये हमने आज देखा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे, इन कवियों का परिचय देंगे, इन कवियों की रचनाएं, इनके बारे में हम बात करेंगे, वो अगला वीडियो होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।